नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन। देखिए, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उत्तीर्ण सीरीज का ये पार्ट है और आपका आने वाला, चाहे वो पेपर 1 है, चाहे वो आपका हाई कोर्ट का एग्जाम है, चाहे वो आपका HPRCA की अपकमिंग एग्जाम में से, चाहे TGT का एग्जाम, JVT का, सब इंस्पेक्टर का, कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो, डेफिनेटली वहाँ पर हेल्प मिलेगी आपको, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। बोलते हैं यहाँ पर, बोलते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ प्रसार भारती इंडियाज पब्लिक ब्रॉडकास्टर OTT प्लेटफॉर्म। देखो, अब जमाना जो है वो OTT का आ गया है। OTT के बारे में भी समझेंगे, परंतु उससे पहले देखिए, बोलते हैं यहाँ पर कि OTT का जो OTT प्लेटफॉर्म जो प्रसार भारती के द्वारा लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है। तो देखो, प्रसार भारती के द्वारा जो OTT प्लेटफॉर्म जारी किया गया है, लॉन्च किया गया है, उसका नाम है वेव्स। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब ये OTT प्लेटफॉर्म होते क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। OTT प्लेटफॉर्म जो है वो होते क्या है। आपने किस किस OTT प्लेटफॉर्म का नाम सुना होगा, जैसे कि आपने सुना होगा कि YouTube आप देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स आपने सुना होगा, Amazon प्लस सुना होगा, डिज्नी प्लस सुना होगा, Amazon प्राइम जो सुना होगा आपने, वो सारे OTT प्लेटफॉर्म के एग्जाम्पल जो हैं वो आ जाते हैं। तो कई बार क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन OTT प्लेटफॉर्म। तो वेव्स तो अपना एक OTT प्लेटफॉर्म है और प्रसार भारती के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, प्रसार भारती के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। यहाँ पर देखिए, इसके बारे में जानकारी दी गई है कि ये एंड्रॉयड, iOS इन सभी सिस्टम्स के ऊपर जो है वो अवेलेबल होगा। इसकी जो टैग लाइन रखी गई है वो भी इंपॉर्टेंट है। कई बार डेप्थ में क्वेश्चन पूछ जाता है तो टैग लाइन पूछ ली जाए आपसे, तो इसका जो टैग लाइन है वो है वेव्स फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर। ये जो है वो इसकी जो है वो थीम टैग लाइन रखी गई है एक तरह से। और ये कितनी लैंग्वेजेस में जो है वो इसका कंटेंट जो है वो ऑफर किया जाएगा, तो 12 लैंग्वेजेस में इसका कंटेंट जो है वो ऑफर किया जाएगा। प्रसार भारती की स्थापना कब हुई थी? प्रसार भारती की स्थापना 1997 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में जो है वो स्थित है। ये जो OTT है, इसका पूरा नाम जो है वो क्या 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 होता है, तो इसका पूरा नाम होता है ओवर द टॉप। ओवर द टॉप इसका पूरा नाम होता है, ये पता होना चाहिए आपको। कई बार एग्जाम में जनरली कुछ नहीं किया जाता, क्योंकि एक ही एग्जाम तो आप नहीं देंगे, ये तो पक्की बात है। आप बहुत सारे एग्जाम्स देंगे जब तैयारी कर रहे हैं, तो OTT का पूरा नाम भी ज़रूरी है। ओवर द टॉप जो है वो इसका पूरा नाम है। इसके एग्जाम्पल भी हमने समझ लिए, प्रसार भारती के बारे में जान लिया, इतना काफ़ी है जानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं रिसेंटली पेंटोगटॉर्न सिनावात्रा हैज़ बिकेम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो बोलते हैं कि हाल ही में अभी पेंटोगटॉर्न जो है वो पेंटोगटॉर्न सिनावात्रा किस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री जो हैं वो बने हैं। तो किसी भी कंट्री में कोई भी यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनता है तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा से रहा है। तो ये जो पेंटोगटॉर्न सिनावात्रा बने हैं, ये थाईलैंड के जो हैं वो बने हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। थाईलैंड के ये प्रधानमंत्री बने हैं, सबसे कम उम्र के बने हैं। क्वेश्चन पूछा गया तो बस डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा ऐसे ही। अगर कुछ और भी क्वेश्चंस देखेंगे तो ये जो बने हैं पेंटोगटॉर्न सिनावात्रा, ये 37 ईयर्स ओल्ड के हैं। थाईलैंड के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बने हैं। और आपने ध्यान रखना है, एक और कंट्री है जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बने हैं 4th टाइम, वो बने हैं नवीन रामगुलम जो है वो मॉरिशस कंट्री के जो है वो प्रधानमंत्री बने हैं। इन्होंने वहाँ की शपथ ली है। अब हम थाईलैंड की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। थाईलैंड का क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। अक्सर ना हम एक्सरसाइजेज पढ़ते हैं कि आर्मी के साथ एक्सरसाइज हुई, नेवी के साथ हुई, एयरफोर्स के साथ हुई, तो ऐसी ही एक मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया जो है वो थाईलैंड के साथ भी जो है वो करता है। तो उस एक्सरसाइज का नाम है मैत्री एक्सरसाइज। ये आपको याद होनी चाहिए। मैत्री एक्सरसाइज जो है वो इंडिया थाईलैंड के साथ करता है। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक जो है वो थाईलैंड की कैपिटल है। उसकी करेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी करेंसी है थाई भट्ट। आपने इसकी करेंसी ध्यान रखनी है। नॉर्मली भट्ट भी इसको बोल देते हैं, भट्ट जो है वो इसकी करेंसी है थाई भट्ट। ये आपको पता होना चाहिए था यहाँ से। तो ये हमने जान लिया। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं डोंगफेन 26 मिसाइल डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो बोलते हैं कि हाल ही में किस देश के द्वारा ये डोंगफेन 26 मिसाइल को जो है वो इसका विकसित जो है वो की गई है, किस देश के द्वारा जो है वो बनाई गई है। ये जो डोंगफेन 26 मिसाइल बनाई गई है, ये चाइना के द्वारा जो है वो बनाई गई है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अब चाइना के द्वारा ये डोंगफिन बनाई गई है। एक चाइना के द्वारा DF-100 भी अभी जो है वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लॉन्च की गई। इसका भी नाम है डोंगफेन 100 और इसको जो है वो चंगजियान 100 भी जो है वो बोलते हैं। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये भी कुछ टाइम पहले ही जो है वो टेस्टेड की गई है। वैसे ही अगर हम मिसाइल की बात करें तो हवासोंग मिसाइल है, एक हवासोंग मिसाइल। हवासोंग 19 बैलिस्टिक मिसाइल की नॉर्थ कोरिया कंट्री की है। ये ध्यान रखना है, नॉर्थ कोरिया कंट्री की है। कई बार तो सिंपली
अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 के अलावा भी कोई और एग्जाम देंगे तो कई बार सिंपली मैच करने को आ जाता है कि कौन सी कंट्री की ये कौन सी मिसाइल है। ठीक है जी। अगर आप बात करें यूएस आर्मी की तो यहाँ पर थोड़ा सा हम बात करेंगे यूएस आर्मी के द्वारा जो हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च की गई है, ये उसका टेस्ट जो है वो किया गया है, वो उसका नाम क्या है, उसका नाम है मिन्यूटमैन 3। मिन्यूटमैन 3 भी आपने ध्यान रखना है कि ये कौन सी कंट्री की है, यूएस की है, और ये हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल है। अगला देखेंगे अगर आप तो एक बिनर स्पेस प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है, ये कौन सी कंट्री से एसोसिएट करता है, तो ये बिनर स्पेस प्रोग्राम भी ध्यान रखना है। बिनर बाइनर इस तरह से बोल सकते हैं आप, ये ऑस्ट्रेलिया का स्पेस प्रोग्राम है, तो इसको भी आप ज़रूर ध्यान रखें। ये सारे के सारे डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इंडिया का भी अगर आप कोई ध्यान रखेंगे तो GSAT जो N2 है, GSAT N2 एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसको GSAT 20 भी बोला गया। इसको लॉन्च किया गया है जो स्पेस एक्स का फैल्कॉन 9 रॉकेट है, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि ये किस तरह का सैटेलाइट है, तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वो है, तो ध्यान रखना है कि ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट की श्रेणी में आता है। बाकी जितने भी पॉइंट बताए मैंने, ये हर एक पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। बेटर है कि अभी नोट कर लिया जाए, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम बात करते हैं कि हमने इस वीडियो में ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, तब कन्फ्यूजन होता है कि काश यार नोट कर लिया होता और रिवाइज कर लिया होता। तो बेटर है कि अभी अपने करंट अफेयर के नोट्स में जो पॉइंट आपके पास नोटेड नहीं है उनको नोट किया जाए। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं व्हाट इज इंडियाज रैंक इन रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024। तो बोलते हैं कि नियम सूचकांक 2024 में भारत का क्या रैंक जो है वो रहा है। अगर हम रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में बात करते हैं कि इंडिया का क्या रैंक रहा है, तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक 79th रहा है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ऐसी ही हमारे पास और भी रैंकिंग निकाली जाती हैं जिनको हम टाइम टू टाइम पढ़ते हैं, परंतु यहाँ पर देखिए रूल ऑफ लॉ रैंकिंग के बारे में, इंडिया का रैंक 79 रहा है आउट ऑफ 142 कंट्रीज। ये ध्यान रखना है। ये जो रैंकिंग जारी की गई, ये जो इंडेक्स जारी किया गया रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, ये जो है वो किसके द्वारा जारी किया गया, ये जारी किया गया वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा इसको जारी किया गया। इसमें टॉप की जो कंट्रीज रही वो डेनमार्क टॉप में रहा, नॉर्वे टॉप में रहा, फिनलैंड टॉप में रहा, स्वीडन उसके बाद रहा, जर्मनी उसके बाद रहा। तो पहले पे डेनमार्क, दूसरे पे नॉर्वे, तीसरे पे फिनलैंड, चौथे पे स्वीडन, पांचवें पे जर्मनी। तो टॉप 5 की भी ध्यान रखनी है, इंडिया का रैंक भी आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर बात जस्टिस की जा रही है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में जो है वो जानना ज़रूरी है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में भी जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, इसकी स्थापना जो है वो कब की गई थी। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है वो हेग में स्थित है और इसकी स्थापना 1945 में जो था वो की गई थी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। हेग में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। हेग कहाँ पर पड़ता है, हेग नीदरलैंड में जो है वो पड़ता है, नीदरलैंड में हेग पड़ता है। कोई भी इंटरनेशनल मामलों को लेकर अगर आपको दिक्कत होती है, जैसे भारत को कई बार दिक्कत हो जाती है, तो भारत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला जाता है। लास्ट टाइम शायद शुगर या फिर राइस के प्राइसेस को लेकर जो था वो थोड़ा सा कंसर्न था पाकिस्तान का, तो वो कहाँ गया था, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला गया था। या फिर डिस्प्यूट होते हैं दो कंट्रीज़ के बीच में, वो यहाँ पर चले जाते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से जाते हैं लोग, तो कंट्रीज़ जाती हैं, लोग तो नहीं जाते, कंट्रीज़ जाती हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो इंडिया जाता रहता है इस तरह से, इंडिया के अगेंस्ट कंट्री जाती रहती हैं, किसी कंट्री के अगेंस्ट ऐसे केसेस चलते रहते हैं। पाकिस्तान को लेकर केस चला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी होस्टेड द ग्लोबल फ्रेट समिट 2024। तो ये जो ग्लोबल फ्रेट समिट 2024 है, इसको कौन सी सिटी होस्ट कर रही है या फिर किस सिटी ने इसको होस्ट किया। तो ये रेयर टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी भी याद नहीं रखनी पड़ती, ये पॉइंट टू पॉइंट ही चलते हैं। जैसे कि ग्लोबल फ्रेट समिट 2024 है, ये दुबई, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर। दुबई ने इसकी मेजबानी जो था वो की। चलो इतना आप याद रख लेंगे यहाँ से कि दुबई के द्वारा इसकी मेजबानी की गई। क्या कोई और भी पॉइंट यहाँ से बनेगा। यहाँ से ना आपको ये ध्यान रखना है, ये जो ग्लोबल फ्रेट समिट होती है इसमें होता क्या है, कौन इसमें शामिल होता है। तो इसमें देखो पूरे वर्ल्ड से जितने भी व्यापार से रिलेटेड लोग हैं, सरकारी लोग हैं, या फिर कोई इस तरह से फ्रेट इंडस्ट्री में कोई टॉप लीडर्स हैं, उनको यहाँ पर बुलाया जाता है, उनकी एक समिट करवाई जाती है, बस उसको ही ग्लोबल फ्रेट समिट जो है वो बोल देते हैं। दुबई में ये समिट हुई और दुबई का नाम सुनते ही आपके माइंड में UAE आना चाहिए, क्योंकि हमने पार्ट 1 में ही पढ़ा था, उत्तीर्ण सीरीज के P1 में हमने पढ़ा था कि UAE के कितने एमिरेट्स आते हैं। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर 7 एमिरेट्स जो हैं वो आते हैं, जिनमें से दुबई भी जो है वो एक एमिरेट आता है। ठीक है, दुबई
जब आप सुनेंगे तो आपके माइंड में ये UAE और UAE के 7 एमिरेट्स आपके माइंड में आने चाहिए। इतना यहाँ से ध्यान रख लिया, बहुत हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी होस्टेड द 19th G20 लीडर्स समिट हेल्ड। तो बोलते हैं कि हाल ही में 19वें नंबर की जो G20 समिट हुई उसकी मेजबानी किसने की गई। तो ये स्टार क्वेश्चन है, ये तो एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। अब डिपेंड करता है वो एग्ज़ाम आपने दिया या नहीं दिया। क्वेश्चन को डिस्कस करें उससे पहले देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 की, आप HPRC की तैयारी कर रहे हैं, TGT की तैयारी कर रहे हैं, हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, आप कॉम्प्रिहेंसिव वे में हिमाचल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस टेस्ट सीरीज की खास बात क्या है, जैसे अभी तक हमने हिमाचल जीके के जो है वो 6 यहाँ पर टेस्ट सीरीज जो है वो डिस्कस कर ली हैं और 6 के 6 टेस्ट सीरीज का वीडियो एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रोवाइड करवाया गया है। वीडियो एक्सप्लेनेशन से जो है वो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरेंस जो है वहाँ से होती है, वहाँ से जो है वो आप नोट्स को अपने बना सकते हैं, वहाँ से आप पेपर के नज़दीक जो है या फिर पेपर से 1 महीना 2 महीना पहले जो है वो अच्छे से रिवीजन जो है वो कर सकते हैं। और दूसरा क्या इंडिया इंटरनेशनल जीके भी यहाँ पर जो है वो कवर की गई है, तो नेशनल इंटरनेशनल अफेयर भी कवर किया गया है। नेशनल इंटरनेशनल अफेयर का एक टेस्ट यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया गया है। अब 1 दिन के बाद दूसरा टेस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा, उसकी भी वीडियो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दी गई है ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके, आपकी अंडरस्टैंडिंग बन सके और कॉन्सेप्ट क्लियरेंस हो सके। तो इसके लिए अगर आप भी स्लॉट 1 में जो है बुकिंग करना चाहते हैं तो स्लॉट 1 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से बुकिंग कर लेना। स्लॉट 1 तक ही डिस्काउंट है, उसके बाद ऑटोमेटिकली डिस्काउंट जो है रिमूव हो जाएगा। और जब तैयारी कर ही रहे हैं, अपनी स्टडी को एक अच्छी शेप देना चाहते हैं तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके साथ, इस अपॉर्चुनिटी को आप अवेल कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं G20 समिट बोलते हैं ये हुई। G20 समिट के बारे में पूछा गया है कि 19वें नंबर की G20 समिट किस सिटी में हुई। तो अभी 19वें नंबर की G20 समिट रियो डी जेनेरियो में हुई। ये कहाँ पर पड़ता है, ये ब्राज़ील में जो है वो पड़ता है, ब्राज़ील में पड़ता है। अगर कंट्री पूछ लिया गया तो ब्राज़ील आ जाएगा, अगर सिटी पूछ लिया गया 19वें नंबर की समिट का तो रियो डी जेनेरियो जो है वो आ जाएगा। अभी ही ये समिट ये हुई थी। चलो ठीक है, अभी ब्राज़ील इसको होस्ट कर रहा है, सही बात है कि ब्राज़ील होस्ट कर रहा है, परंतु क्या ब्राज़ील तक ही बात सीमित रहेगी? नहीं, ब्राज़ील तक बात सीमित नहीं रहेगी, क्योंकि G20 के मेंबर्स में जो है वो इंडिया भी आता है और G20 के कंट्रीज़ की जो मीटिंग हुई, जो G20 की समिट्स हुई, उनको कौन कौन सी कंट्रीज़ ने कब कब होस्ट किया वो पता होना चाहिए। यहाँ पर लिस्ट ही एक बना लेते हैं इसकी, उससे अच्छा है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले 2024 की। 2024 में ब्राज़ील कंट्री ने जो था वो इसको होस्ट किया। 2024 के बाद 2025 भी आएगा। 2025 में इसको कौन होस्ट करेगा, तो 2025 में इसको साउथ अफ्रीका जो है वो होस्ट करेगा। ठीक है, साउथ अफ्रीका 2025 में करेगा। 2025 के अलावा 2026 भी पूछा जा सकता है। 2026 में इसको यूनाइटेड स्टेट जो है वो होस्ट करेगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो इसको होस्ट करेगा। अच्छा जी, क्या इंडिया ने भी कभी इसको होस्ट किया है? इंडिया को भी क्या मौका मिला है? बिल्कुल, इंडिया को मौका मिला है। 2024 से पहले 2023 की ही बात कर लेते हैं। 2023 में किसने इसको होस्ट किया था? 2023 में इसको अपने भारत ने ही जो था वो होस्ट किया था। तो अपने भारत ने इसको होस्ट किया था 2023 में। 2023 से पहले 2022 में इंडोनेशिया ने इसको होस्ट किया था, तो इंडोनेशिया भी आपने ध्यान रखना है, इंडोनेशिया ने 2022 में होस्ट किया था। अब यहाँ से एक और बात ध्यान रखनी है कि पेपर में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। एक तो MCQ टाइप क्वेश्चन बन गया, एक आ जाएगा मैच करने का क्वेश्चन, जैसे कि एलाइड के एग्जाम में आया था क्वेश्चन। ठीक है, तो वो सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, पेपर 1 में वो सीधा 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो वो क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही क्वेश्चन मेरिट को बनाते बिगाड़ते हैं। ऐसा तो नहीं है कि G20 का नाम नहीं सुना होगा, बस बात वही है ना कि एक कॉन्सेप्ट क्लियरेंस नहीं है, पेपर में जाकर कंफ्यूज हो गए और क्वेश्चन गलत हो गया एक छोटी सी गलती से। तो कोशिश करें कि वो छोटी सी गलती होनी ही नहीं चाहिए। क्वेश्चन देखें अगला क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटी विल होस्ट द आर्मी डे परेड ऑन 15 जन 2025। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर 15 जनवरी 2025 को सेना दिवस परेड की मेजबानी जो है वो करेगा? तो सेना दिवस की मेजबानी जो है वो 15 जनवरी 2025 में किसके द्वारा की जाएगी? तो इस साल अलग से थोड़ा सा चेंजेस किया गया है, ये पुणे में की जाएगी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। पुणे में जो है वो क्या करेंगे, आर्मी डे की जो परेड होगी 15 जनवरी को वो की जाएगी। अब क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि आर्मी डे कब मनाया जाता है? आर्मी डे पता चल गया 15 जनवरी को जो है वो मनाया जाता है, 15 जन को जो है वो आर्मी डे मनाया जाता है। अभी एक अलग से एक अपना जो नोट्स बनाते हैं आप अगर, तो उसमें एक अलग से एक छोटा सा बॉक्स बनाइए, उसके ऊपर लिखिए कि आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेवी डे कब मनाया जाता है? नेवी डे की अगर हम बात करें तो वो 4 दिसंबर को जो है वो मनाया जाता है, वो 4 दिसंबर को अभी मनाया गया। अगर हम एयरफोर्स डे की बात करते हैं तो एयरफोर्स डे भी जो है वो मनाया जाता है। एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? इंडियन एयरफोर्स की ही बात हो रही है, इंडियन नेवी की ही बात हो रही है। एयरफोर्स डे जो है वो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, तो वो 8 अक्टूबर आपने ध्यान रखना है। ये आपने 3 दिन जो है वो ध्यान रखने हैं, अलग से नोट्स बनाकर एक साथ लिखना है और
ताकि जब रिवाइज़ करेंगे तब एक साथ ही तीनों चीज़ें रिवाइज़ हो सके। अगर हम बात करते हैं आर्मी डे मनाया क्यों जाता है, ये 15 जनवरी 2025 को पुणे में मनाया जाएगा। मनाने के पीछे का रीज़न ये है कि जो पहले फील्ड मार्शल थे जिनका नाम था के एम करियप्पा जो था, इनको सम्मानित किया जाता है। और ये के एम करियप्पा जो था वो इंडिया के फर्स्ट आर्मी कमांडर बने थे, आर्मी कमांडर इन चीफ बने थे 1949 में। ये भी ध्यान रखना है। हमारा जो इंडियन आर्मी आता है, इंडियन आर्मी के चीफ कौन है इस टाइम? इंडियन आर्मी के चीफ की अगर हम बात करते हैं तो वो हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी जी का नाम आपने ध्यान रखना है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी का नाम। अगर हम बात करते हैं नेवी के चीफ कौन है, अभी नेवी डे जो अभी हमने मनाया उसके चीफ जो है वो कौन है? तो नेवी डे के चीफ भी आपने ध्यान रखने हैं, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जो है वो नेवी, हमारी इंडियन नेवी के जो है वो चीफ हैं। अगर हम बात करते हैं उसी तरह एयरफोर्स, हमारी जो एयरफोर्स आती है, एयरफोर्स के जो है वो चीफ कौन आते हैं हमारे प्रेजेंट टाइम में? तो वो आते हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। तो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी का नाम भी आपने ध्यान रखना है। तो ये तीनों सेनाओं के इंपॉर्टेंट डे हो गए, तीनों सेनाओं के चीफ हो गए, बस इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं। 2024 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स वाज अवॉर्डेड टू। तो हमने इकोनॉमिक प्राइज़ की अगर हम बात करें, फिजिक्स में हमने पढ़ लिया है, केमिस्ट्री में हमने पढ़ लिया है, हमने लिटरेचर में भी पढ़ा था, ये सारे पढ़ लिए हैं। 2 बच गए थे हमारे पास, एक हमारा इकोनॉमिक्स का बच गया था, एक मेडिसिन का बच गया था, उनको आज रिवाइज कर लेंगे। तो 2024 में जो इकोनॉमिक्स में यानी कि अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो किस किस को दिया गया? एक दिया गया डारोन एस मोगलू को, इनका नाम ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान रखना है साइमन जॉनसन को दिया गया। तीसरा नाम ध्यान रखना है जेम्स ए रॉबिन्सन को दिया गया। तो इन तीनों लोगों को ये दिया गया इकोनॉमिक्स में ये प्राइज़, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं कि इनको ये दिया क्यों गया, तो वो भी पता होना चाहिए। इकोनॉमिक्स में जो इनको ये अवार्ड दिया गया, इनकी जो स्टडी थी, इनके द्वारा जो स्टडी की गई और बताया गया कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो संस्थाएं होती हैं अलग अलग, वो किस तरह से जो है वो जो अर्थव्यवस्था होती है, प्रॉस्पेरिटी जो होती है, उसको वो किस तरह से जो है प्रभावित करती हैं, किस तरह से उसको आकार देती हैं, इसके लिए इनको ये दिया गया। तो देखना आपने, ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि क्यों ये अवार्ड दिए गए, क्योंकि अब ये कॉमन हो गया है, नाम तो सभी याद कर लेते हैं, परंतु क्यों ये अवार्ड दिया गया वो याद रखना भी ज़रूरी रहता है। फिजियोलॉजी यानी कि मेडिसिन, इसमें ये नोबेल प्राइज़ दिया गया विक्टर एम्ब्रोस को और गैरी रुबकुन को। इनको क्यों दिया गया? इनकी जो माइक्रो आरएनए को लेकर जो है वो डिस्कवरी है, उसको लेकर इनको दिया गया। और इनका जो माइक्रो आरएनए का जो रोल है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जेन रेगुलेशन में, जेन रेगुलेशन और माइक्रो आरएनए आपने ध्यान रखना है कि इनकी डिस्कवरी के लिए दिया गया, इनके रेगुलेशन के लिए इनको दिया गया ये। और अगर हम फिजिक्स में बात करते हैं तो ये जॉन जे हॉफील्ड को और जियोफेरी हिंटन को दिया गया था, हमने पहले पढ़ लिया है। केमिस्ट्री में दिया गया ये डेविड बेकर, डेमिस हेसेबिस और जॉन एम जम्पर को। लिटरेचर में ये हान कांग को दिया गया। इनका जो वर्ल्ड था न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर, एक इनके जो एफर्ट्स थे कि वर्ल्ड जो है वो न्यूक्लियर वेपन फ्री होना चाहिए, उसको लेकर इनको दिया गया लिटरेचर में हान कांग को। पीस में जो है वो निहोन हिदाक्यो को दिया गया, निहोन हिदानक्यो का नाम ध्यान रखना है। तो ये आपने 6 श्रेणियों में जो है वो नोबेल प्राइज़ ध्यान रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हर साल बनता है, आगे भी बनेगा ही बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है। बोलते हैं पर्सन कैन कॉन्टेस्ट पंचायत इलेक्शन इफ़ ही हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ। बोलते हैं कि एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है अगर वो अपनी आयु प्राप्त कर चुका है। कितने साल की आयु अगर उसकी हो गई है, 21 ईयर्स की आयु अगर वो प्राप्त कर चुका है, तो वो पंचायत का इलेक्शन लड़ सकता है। वोटिंग देने की जो एज होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप वोट दे रहे हैं तो आप इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, नहीं, वो मतलब नहीं है। तो वोटिंग देने की जो एज है वो है 18 साल। तो 18 साल में तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इलेक्शन लड़ने की अलग अलग एज जो है वो रखी गई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी एमएलए के इलेक्शन होंगे, एमएलए की एक तरह से पोस्टें निकलेंगी। एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें अपकमिंग पोस्टों के बारे में बताया था, और इसमें कमेंट किया गया था कि आने वाली जो 100% श्योरिटी वाली पोस्टें हैं वो हैं एमएलए की 68 पोस्टें, तो हम उनके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो उसके कमेंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा लाइक आए, 100 से ऊपर लाइक उसके ऊपर आ चुके थे। तो एमएलए अगर आपको बनना है तो 25 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको लोकसभा में जाना है, मान लो आपको एमपी बनना है, तो एमपी बनने के लिए भी आपकी एज जो है वो 25 ईयर्स ही होनी चाहिए। परंतु अगर आपको जाना है लोकसभा के अलावा राज्यसभा में अगर आपको जाना है तो 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। अब अगर आपको मान लो गवर्नर ही बनना है तो 35 ईयर्स एज आपकी होनी चाहिए। अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है, प्रेसिडेंट के लिए भी आपको जो है वो 35 ईयर्स एज होनी चाहिए आपकी। तो ये आपको एज का क्राइटेरिया पता चल गया। और
कन्फ्यूजन जो होता है वो हो जाता है पंचायतों को लेकर कि ये भी जो है वो ये तो 18 साल से स्टार्ट हो जाता होगा, ये तो 25 साल से नहीं, ये 21 साल से जो है वो होता है। तो 21 ईयर्स आपने एग्जैक्टली एमएलए के बारे में ध्यान रखना है, सॉरी पंचायत के बारे में ध्यान रखना है, पंचायत प्रधान मेंबर इनके बारे में। और एमएलए का 25, राज्यसभा का 30 साल, लोकसभा का 25 साल, गवर्नर का 35 साल, प्रेसिडेंट का 35 साल। तो अपनी एज के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए कि आप इनमें से किस किस के लिए एलिजिबल हैं। जब पंचायतों की बात हो ही रही है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में जब पढ़ते हैं तो 2023-24 का जो इकोनॉमिक सर्वे आता है, 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार जो है वो हिमाचल में 3615 ग्राम पंचायतें जो हैं वो आती। ये 2023-24 का हमारे पास इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है कि 3615 ग्राम पंचायतें हमारे पास हैं, तो वो भी डाटा याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सीधा ये 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन होते हैं ये लास्ट वाले हमारे। बोलते हैं विच सिटी इज कॉल्ड द विंड सिटी। तो विंड सिटी के नाम से किस सिटी को जो है वो जाना जाता है। तो कुछ एक ऐसी सिटीज़ हैं जिनको अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे कि विंड सिटी किसको कहते हैं, वो शिकागो को कहते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। हमारे पास ना ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनको अलग अलग नाम जो है वो दिए गए हैं। जैसे कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हम पढ़ते हैं जिनको अलग अलग नाम जो है वो दिए गए हैं। एक तो हमने कल परसों ही शायद पढ़ा था प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप, तो वो स्विट्ज़रलैंड को जो है वो प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप जो है वो कहा जाता है। एक गिफ्ट ऑफ नाइल, ये जो नाइल नदी है यहाँ से होकर बहती है, गिफ्ट ऑफ नाइल जो है वो किसको कहते हैं, ये इजिप्ट को जो है वो कहते हैं। ये आपने ध्यान रखना है, इजिप्ट को गिफ्ट ऑफ नाइल कहते हैं। उसी तरह लैंड ऑफ कंगारूज किसको बोलते हैं, लैंड ऑफ कंगारूज किसको बोलेंगे, वो ऑस्ट्रेलिया को जो है वो बोलेंगे। ये आपने ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं। शायद ये क्वेश्चन हाई कोर्ट के किसी एग्जाम में पूछा गया था 4-5 साल पहले, लैंड ऑफ कंगारूज वाला। ठीक है जी। एक बोलते हैं लैंड ऑफ मिडनाइट सन, तो लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे को, ये आपने ध्यान रखना है, नॉर्वे को बोलेंगे। और लैंड ऑफ राइजिंग सन किसको बोलते हैं, वो जापान को जो है वो बोलते हैं। और लेडी ऑफ स्नो किसको बोलते हैं, लैंड नहीं ये लेडी है, लेडी ऑफ स्नो किसको बोलते हैं, वो कनाडा को जो है वो बोलते हैं। कनाडा को लेडी ऑफ स्नो जो है वो बोला जाता है। सुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड किसको बोलते हैं, यहाँ पर लिख भी देना चाहिए, सुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड जो है वो क्यूबा को बोला जाता है। सुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड क्यूबा को जो है वो बोलते हैं, क्यूबा आपने ध्यान रखना है। कॉकपिट ऑफ यूरोप किसको बोलते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ, कॉकपिट ऑफ यूरोप जो है ये भी ज़रूरी है, ये कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को जो है वो बोलते हैं, बेल्जियम को ये बोलते हैं, बेल्जियम ध्यान रखें। ये मैं सारी कंट्रीज आपको धीरे धीरे याद करवा दूंगा, क्योंकि एक बार नहीं हम बहुत बार इन चीज़ों को जो है वो रिवाइज़ करेंगे तो टाइम के साथ ये खुद ही याद हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो अपने टेलीग्राम से सर्च करना है @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। साथ ही आप हमें व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप का लिंक जो है वो टेलीग्राम पर ही आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @allexam31 आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन करें। वहीं पर ही एक व्हाट्सएप का लिंक भी दिया होगा, उस ग्रुप पर भी आप ज्वाइन हमें कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन देखिए क्या है आपके पास, आपको बोलते हैं हाउ मैनी मेडल्स वर वॉन बाय इंडिया एट द 2024 पेरिस ओलंपिक्स। तो बोलते हैं पेरिस पैरालंपिक यहाँ पर पूछा गया है कि पेरिस पैरालंपिक में भारत ने कितने पदक जो है वो जीते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन जो हैं वो दिए गए हैं। पेरिस पैरालंपिक में भारत ने कितने पदक जीते हैं ये अभी आप कमेंट करके जो है वो बताएंगे। और आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंट।